राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो बच्चों, आज बात करते हैं हम किसके बारे में। हमारा बात करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का। लेकिन उससे पहले हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, मोटा मोटा मैं बता देता हूं भी क्या था। उसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। तो एमिशन स्पेक्ट्रम भी हमने दो टाइप से पढ़ा था, यानी कि जो कोई सोर्स लाइट को एमिट करता है उसे हम और एमिट करने के बाद जो स्पेक्ट्रम उसका बनता है उसकी स्टडी को हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते थे। या जो फिर हम बात करें भी एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर हमने दो चीजों की बात करी थी, एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और एक लाइन स्पेक्ट्रा। अब जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर हमने जो बात की थी स्टूडेंट्स, वो क्या था, यानी कि हमने कहा था भी जैसे कोई लाइट एमिट कर रहा है, जैसे हमने क्या किया था, व्हाइट लाइट को पास किया था प्रिज्म में से और उसको देखा, फिर वहां पर आपको 7 कलर मिलते हैं। जब उन 7 कलर को मिलते हैं तो वो आपको क्या मिलते हैं, कंटिन्यूस की फॉर्म के अंदर मिलते हैं, यानी कि एक कलर दूसरे कलर के अंदर क्या हुआ होता है, एक दूसरे के कलर के अंदर मर्ज हुआ होता है। तो उसी तरह के जो पैटर्न होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जबकि जो हमने फिर उसके बाद देखा था लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर यदि मैं बात करूं भाई, जो सोडियम का होता था वो येलो कलर का था, जबकि हमारा पोटाशियम था वो वॉयलेट कलर का था। तो होता क्या था स्टूडेंट उसके अंदर, यानी कि जो हमारा वॉयलेट कलर, यानी कि जो हमारा स्पेक्ट्रम कैसा था स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भी येलो कलर का जो हमने क्या था भी, सोडियम लिया था, सोडियम लैंप लिया, यानी कि सोडियम लाइट को लिया, उसके वेपर बनाए थे और उन वेपर से यानी कि जो सोडियम ने उसने क्या कर दी थी, लाइट एमिट की थी। उस लाइट को हमने किसके अंदर से, प्रिज्म के अंदर से पास किया था और हमें एक स्पेक्ट्रम मिला। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमने स्पेक्ट्रम को नोट किया तो वहां पर देखा गया हमें सिर्फ 2 लाइन मिली थी और उनकी वेवलेंथ, पार्टिकुलर वेवलेंथ थी, यानी कि 5890 एंगस्ट्रॉम थी और उसकी फिर क्या थी, 96 एंगस्ट्रॉम थी। हमें सिर्फ 2 वेवलेंथ मिली थी, तो वो हमारा किसी भी एटम के लिए या मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाता था, पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम हो जाता था, उसकी पार्टिकुलर वेवलेंथ होती थी। फिर मैं बात करूं किसकी, हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर होता क्या था स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम बात करते थे भी जो क्या होता था, एक सब्सटेंस लिया जाता था, उस सब्सटेंस के अंदर से लाइट पास की जाती थी और लाइट का जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पैटर्न ले लिया जाता था, उस पैटर्न को नोट करके उसकी स्टडी की जाती थी। यानी कि अब उसने जो लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लिया वो उस स्पेक्ट्रम के अंदर से वो क्या हो जाती है, वो लाइट मिस हो जाती थी। मान लीजिए जैसे सोडियम की केस की बात कर रहा हूं, तो सोडियम क्या करेगा, येलो लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो स्पेक्ट्रम या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आप उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसके अंदर आपको बाकी रेनबो वाले, यानी कि जो मैं बात करूं भी विजिबल रीजन के सारे कलर आपको दिखाई देंगे। लेकिन सिर्फ यो येलो कलर का येलो कलर का होगा जो हमारा, उसके जगह पर क्या दिखाई देगा हमें, वहां पर क्या दिखाएगी, डायरेक्ट लाइंस दिखाई देंगी। तो वो था हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ऐसे ही मैं बात करता हूं किसके बारे में स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के बारे में भी। क्या लिया जाता है, लो प्रेशर के ऊपर है और हाई टेम्परेचर की बात करूं मैं, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की बात करें भाई, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भर ली और यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसको किया जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, लाइट एमिट करेगी। अब उस लाइट को पास करेंगे आप किसके अंदर से, प्रिज्म के अंदर से। जैसे लाइट प्रिज्म के अंदर से पास होगी तो ये स्प्लिट अप हो जाती है, उसको हम क्या करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर नोट कर लेंगे। हम क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स भी, लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज किया गया और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था तो स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे के ऊपर देखा हमने भी, हमें क्या मिल रहा है, एक रेगुलर पैटर्न सा मिल रहा है, यानी हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है इस तरह का। तो ये स्पेक्ट्रम मिला हमें, तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या था, कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप लाइन सीरीज। और इनके जो नाम थे वो बाद में उनके साइंटिस्ट के नाम पे, जिन्होंने इनके बारे में डिस्कस किया था, उन साइंटिस्ट के नाम पे स्पेक्ट्रम की लाइनें उनके नाम पे शो कर दी जाने लगी। तो ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे भी कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, कैसे कौन से ने क्या सीरीज निकाली थी। तो ये चीज था भाई, क्या था इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस पास की उसने, यानी कि डिस्चार्ज किया, उसको लो प्रेशर था तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगी हाइड्रोजन से, तो उसको प्रिज्म से पास किया तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस स्पेक्ट्रम का पैटर्न ये है और इसके अंदर बहुत सारी लाइंस क्या है, ग्रुपड हुई हैं। उन ग्रुप की स्टडी को हम क्या करते हैं, यानी कि बाद में जिन साइंटिस्ट ने उनका नाम दिया उन ग्रुप्स के नाम से उनको आज जाना जाता है। और आप इस केस के अंदर देखेंगे भी ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस के अंदर ही होता है। यदि हम इससे हाइड्रोजन से ज्यादा बड़े एटम की बात करें, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, उनकी बात करें, तो उनके स्पेक्ट्रम को समझना इजी नहीं है, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है। ये स्पेक्ट्रम अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में भी आता हम्फ्री, यानी कि हम्फ्री डेवी क्या आए थे, स्पेक्ट्रम की लाइनें और मिली थी, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट की इसके बाद की लाइनें थी। तो हमारे लिए यानी कि जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर सिर्फ क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करें एक ही है, लेकिन उसका स्पेक्ट्रा भी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो बाकियों का आप सोचेंगे भी कितना ज्यादा होगा जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है।
तो आप देखते हैं भी जो ज़्यादातर स्पेक्ट्रम हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही करते हैं, बाकियों के लिए नहीं, हम नहीं करते। तो जो ये फिगर रिप्रेजेंट की गई है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की है, किसकी, हाइड्रोजन की। द एमिशन स्पेक्ट्रम इज सिमिलर एक्सेप्ट दैट इन दी प्लेस ऑफ डार्क लाइन्स देयर आर कलर्ड लाइन्स विद दी डार्क स्पेसिज इन बिटवीन। यानी कि जो हमारा क्या है, वैसे तो आपको क्या मिलेगा, जो हम बात करें भी एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो हमें इस तरह का मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन जो बिल्कुल हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, वो बिल्कुल इसी के सिमिलर होगा। उसके अंदर क्या होती है, डार्क लाइन्स होगी और कलर्ड होंगे। वैसे मैंने आप लोगों के लिए कलरफुल बना दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके भी क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर इस तरह स्पेक्ट्रम है, ये लगभग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है हमारा। लेकिन जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो भी इस तरह का ही होगा, उसके अंदर ये कलर्ड होते हैं। और जो डार्क लाइन के अंदर, यानी डार्क लाइन तो हमारी क्या होंगी, डार्क लाइन्स होंगी, उसके बीच में जो स्पेस होंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे कलर्ड होंगे। तो ये चीज थी हमारी इसके बारे में, और ये हमारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था। तो धीरे धीरे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं भी है क्या था ये। तो इसके अंदर यही चीज था भी स्टूडेंट्स, भाई हमने क्या करते हैं भी हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। अब बात करें कोई हीलियम की बात करें, उसके अंदर कैसे होगा, तो हम वहां पर क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसका लूज करवा देंगे। या फिर मैं बात करूं कि इसकी लिथियम की, तो वहां पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम का ही हम स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पाए हैं, क्योंकि इसका भी इतना कॉम्प्लेक्स था स्टूडेंट्स कि इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं हुआ। यानी कि फिर भी उन्होंने एक्सप्लेन की कोशिश की है। इसके बाद के और भी बहुत सारे रीजन थे जिसको हम यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि हमारे हमको दिए ही इतने गए हैं। जो छोटी क्लासेस है हमारे, उसके लिए हमें इतने ही दिए गए हैं, तो हम इन्हीं को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले भी बच्चों क्या हुआ था, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने इनके बारे में पता लगाया था। उसने यहाँ पर सीरीज सबसे पहले दी थी, फिर उसके बाद में यहाँ पर लाइमन आई। तो इस तरह से लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रेक्ट, पीफंड, इनके नाम से हम क्या पढ़ते हैं, इन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है। और हमें अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के क्या मिली थी, लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिले थे हाइड्रोजन के। जैसे अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या किया था, उसकी स्टडी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी की थी किसने, लाइमन ने। तो इस इतना स्पेक्ट्रम हमारा, उसको किसके नाम से जाना जाता है, लाइमन के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा विजिबल रीजन के अंदर सबसे पहले बाल्मर ने स्टडी की थी, यानी कि लाइमन से पहले भी बाल्मर ने स्टडी की थी। तो उसने विजिबल रीजन को ही डिफाइन कर पाया था वो। फिर उसके बाद में पास्कन आया, फिर ब्रेक्ट आया, फिर पीफंड आया। तो इस तरह से सब जगह ये हमारे क्या आते गए, सारी की सारी वैल्यूज हमारे सामने आती गई। उसके बाद हमारे आए थे भी रिडबर्ग, उन्होंने क्या किया था, इसको सोल्व किया था। यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ लाइन थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो 1890 के अंदर क्या आया था हमारा, एक आया था साइंटिस्ट रिडबर्ग। यानी कि रिडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था भाई, रिडबर्ग्स साइंटिस्ट है जिन्होंने 1890 के अंदर क्या दिया था बच्चों, एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला किसके टर्म के अंदर था, यानी कि आपको पता है जो ये न्यू होता है, न्यू हमारा वेव नंबर है, लेकिन उन्होंने जो ये फॉर्मूला दिया था वो वेव नंबर की फॉर्म में दिया था। अब आप बात करते हैं तो कलर्ड सॉल्यूशन की बात, हम बात तो कलर्ड की करते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमने वेव नंबर के अंदर दे दिया। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए भी वेव नंबर क्या होता था, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ही होता था हमारा। तो ये चीज आप लोगों ने नोट कर लेनी है। यानी कि न्यू बार हमारा किसके बराबर था, जिसको हम वेव नंबर कह रहे हैं, वो बराबर 1/, वेवलेंथ के। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया था जो वेव नंबर की टर्म के अंदर था। और स्टूडेंट्स जो ये फॉर्मूला दिया गया था, ये हमें थ्योरेटिकली ही दिया गया था। यानी कि इन्होंने लिख रखा है भी, उन्होंने क्या की थी, एक वेरी सिंपल थ्योरेटिकल वैल्यू। अब उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं था, अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। उसके बारे में उन्होंने क्या कर दिया था भी, सीधा ही थ्योरेटिकल वैल्यू उस फॉर्मूले की दे दी गई थी। वो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या था हमारा। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा भी ये फॉर्मूला उसने कैसे एकदम से डिफाइन कर दिया बिना किसी उसके। तो देखिए भी क्या था ये फॉर्मूला, जैसे मैं बात करूं भी न्यू बार, ये बराबर किसके आया हमारा, तो इसका फॉर्मूला था भी आर, तो हमारा क्या हो जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है। फॉर्मूला था हमारा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था हमारा। ये फॉर्मूला किसके लिए निकाला था उसने, ये फॉर्मूला हमारा इनकी टर्म के अंदर निकाला था। जब भी आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तो मान लीजिए हम बाल्मर की स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पर n1 n2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो इस वेवलेंथ के लिए जब आप वैल्यू पुट करोगे तो इसी यानी कि यहाँ से क्या निकल के आएगा, यानी 1/, में रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी वेवलेंथ क्या होगी हमारी, 1 न्यू बार इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा। जैसे आप न्यू बार निकाल देते हैं, उसके बाद हम लैम्डा निकालेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल यहाँ पर उसी रीजन के अंदर फिट होगी जो वैल्यू उसने बताई थी। फिर हम बात करेंगे अगली लाइन के लिए, तो अगली लाइन के लिए भी सेम यही पैटर्न रहता है। इसके अंदर किसके अंदर हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला जो उसने दिया था, यानी कि
उन्होंने थ्योरेटिकल फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला हर एक सीरीज के लिए पार्टिकुलर बैठ रहा था। पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए यानी कि जो इनकी वैल्यू पुट करते थे उस वैल्यू के लिए हमारा क्या होता था, पार्टिकुलर वेवलेंथ हमें क्या हो रही थी, मिल रही थी। तो ये चीज उनकी बहुत बड़ी स्टडी थी। जैसे मैं बात करूं बाल्मर की, तो बाल्मर के अंदर क्या था उनका फॉर्मूला, यानी कि न्यू बार इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी हमारी। यहाँ पर हम 2 रखेंगे स्टूडेंट्स। अब इस 2 का भी रीजन बताएंगे, क्योंकि क्या किया इन्होंने अलग अलग रीजन के अंदर स्टडी किया था, अलग अलग स्टेट के ऊपर स्टडी किया था, तो ये चीज थी। अब यहाँ पर N2 की वैल्यू हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे भी ग्राउंड स्टेट, फिर क्या आ जाती है हमारी एक्साइटेड स्टेट, और उनके बीच का स्पेसिस जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बिल्कुल कम होता जाता है, नहीं पहले स्पेस ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरह से होता जाता है। तो जो ये ग्राउंड स्टेट टर्म थी वो लगभग हमारी क्या मान लेते हैं, हम लाइमन मार लेते हैं। वैसे क्या होता है हमारा N0 हमारी क्या होती है, जो N0 वो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है। तो N1 हमारी क्या थी, N1 हमारी लाइमन के लिए आई थी, N2 हमारी बाल्मर के लिए, N3 हमारी कहाँ पर आती थी, पास्कन के लिए, N4 हमारी किसके लिए आती थी, N की वैल्यू 4 है वो ब्रैकेट के लिए, N5 की वैल्यू किसके लिए, पीफंड के लिए, 6 की वैल्यू हमारी हम्फ्री के लिए, हम्फ्री डेवी जो हमारे क्या थे साइंटिस्ट थे। तो इस तरह के क्या आते थे, वैल्यू आती थी। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो आने वाला लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे भी क्या होता है N1, इसका मतलब क्या है, ये लाइमर है, यानी कि यह हमारी क्या होगी लाइमन के लिए उसकी ग्राउंड स्टेट होगी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके क्या होता है 2 के अंदर जा सकता है, यानी कि N की वैल्यू 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, इस तरह से जा सकता है, लेकिन दोबारा N1 के अंदर कभी नहीं आएगा। ऐसे ही मैं लाइमन की बात करूं तो यहाँ पर N2 है, यानी कि सारी की सारी स्टेट की जो स्टडी करेंगे हम N2 से करेंगे, यानी कि लेवल 2 से स्टडी करेंगे, ना कि हम क्या करेंगे जो स्टडी हम N1 से करेंगे, क्योंकि N1 यदि आप ले रहे हैं तो इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन है, यानी लाइमन की हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे सिर्फ N की वैल्यू, जहाँ पर N1 की वैल्यू 2 होगी वहां से हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो N2 की वैल्यू जो हमारी यानी कि बाल्मर के लिए सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, उसके बाद जो इसकी एक्साइटेशन होगी वो 3, 4, 5, 6 ऐसे हो सकती है। इसके लिए N की वैल्यू 3 है, लेकिन 3 से यदि नीचे आ गया 2 आ गया तो बाल्मर हो जाता है, और 1 आ गया तो हमारा क्या हो जाता है, लाइमन हो जाता है। तो सबसे पहले बाल्मर ने हमें ये चीज दी थी, तो ये चीज हमारा इस तरह का पैटर्न जो हमें आपको सामने मिल रहा है। तो ये स्पेक्ट्रम आ रहा है, किसका स्पेक्ट्रम था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन की। तो ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम था किसका, हाइड्रोजन का, यानी कि अलग अलग कलर के लिए हमें अलग अलग वेवलेंथ मिलती है। तो सबसे पहले जो हमारे क्या थे बाल्मर थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था और उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करी थी स्टूडेंट, उनको 4 वेवलेंथ मिली थी इस तरह से, यानी कि उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेसिस था, फिर थोड़ा सा कम हो गया, तो इस तरह से। तो इस पे यानी कि ये कुछ 600 के करीब थी, थोड़ा पता है 400 के करीब थी। तो इन वैल्यू के रीजन के अंदर वो स्टडी कर रहे थे, और ये रीजन कैसा रीजन है स्टूडेंट्स, ये विजिबल रीजन है। तो ये कलर हमारा शायद ये रेड कलर की थी, और ये शायद वॉयलेट कलर के आसपास की थी। तो उनको 3-4 लाइनें थी, और उसके पास बहुत सारी उसको क्या मिली थी, इस तरह की बहुत सारी लाइनें मिली थी। तो उनकी हमने जब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके इनके लिए अलग अलग वैल्यू देखी, तो वो अलग अलग वैल्यू क्या हो रही थी, इन वैल्यू के साथ बिल्कुल मैच कर रही थी। तो ये चीज थी बाल्मर की। तो आर क्या होता है हमारा, आर स्टूडेंट्स रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। वो वैल्यू मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये वैल्यू जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो इन्होंने लिख रखा है भी जो आर की वैल्यू है वो हमारी क्या आई है, 1.109.677। ये वैल्यू होती है मेरी किसकी, ये वैल्यू है मेरी रीडबर्ग कांस्टेंट की, और ये किसके अंदर है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, यानी वेव नंबर की वैल्यू, वेव नंबर की टर्म के अंदर है, ये भी सेंटीमीटर का इनवर्स है, वेवलेंथ का इनवर्स है ये। फिर यहाँ मैं बात करूँ किसकी, मीटर के अंदर बात करूँ तो ये कितनी वैल्यू आती है हमारी रीडबर्ग कांस्टेंट की, 1.09677 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का इनवर्स। तो ये वैल्यू आप लोगों को वहां पर मिलती है। तो ये वैल्यू थी हमारी रीडबर्ग कांस्टेंट की। तो इस तरह से भी क्या होता है भी जो लाइमन सीरीज यानी कि वो क्या होते हैं अभी सिंपल वोल नंबर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू 0 से नहीं, इनकी वैल्यू अलग अलग नंबर से स्टार्ट होती है। जैसे मैं लाइमन की बात करूं, फॉर लाइमन अब यहाँ पर जो N1 की वैल्यू होगी इनके इस केस के लिए रीडबर्ग इक्वेशन के लिए जो N1 की वैल्यू होगी वो हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, वो वैल्यू लूंगा मैं N1 यानी 1 लूंगा, और N2 की वैल्यू हमारी क्या होंगी 2, N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जाएंगी।
फिर मैं बात करूं किसकी, फॉर वॉल्मर। अब बाल्मर के लिए क्या था, जो बाल्मर के लिए हमने बताया था अभी N2 की वैल्यू, ये N1 की वैल्यू उनके लिए फिक्स होती थी। जो हमारा स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा था वो वैल्यू उनके लिए क्या थी, कांस्टेंट थी। उसी के इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रही थी, जो वेवलेंथ मिल रही थी, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आ रही थी। बाल्मर सीरीज के अंदर ये लाइमन सीरीज की थी, अब ये बाल्मर सीरीज की है। तो यहाँ पर N2 की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 3 से होगी। 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट हो गए, इस तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहता है। फिर मैं बात करूं किसकी, पास्कन की। तो पास्कन के लिए क्या था, अब पास्कन सीरीज थी हमारी, उसके लिए N1 की N1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी, और बाकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, N2 की वैल्यू 4 5 6 7, इस तरह से ये वैल्यूज चलती जाती हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं किसकी स्टूडेंट्स, मैं बात करूं बाल्मर के बाद कौन सा आता है, ब्रैकेट आता है, प्री फंड आता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, बिल्कुल आसान नाम है, तो ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट लिख देता हूँ। ब्रैकेट रीजन के अंदर N1 की वैल्यू 4 थी हमारी स्टूडेंट्स, और N2 की वैल्यू क्या थी, 5 6 7 8, इस तरह से हमारी वैल्यूज ये चलती जा रही थी। फिर मैं बात करूँ फॉर पोस्ट यानी फॉर पी फंड। अब पी फंड के लिए क्या आ रही थी भाई स्टूडेंट्स, N1 की वैल्यू 5 आ रही थी। तो इस तरह से आप लोगों ने समझना है भी, जो इनकी क्या है, जो स्टेट होंगी हमारी, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं सेल के, आप जो भी नाम लेंगे, यानी कि जब भी हम वहाँ पर देखेंगे ट्रांजिशन या लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, तो जहाँ पर भी N5 की वैल्यू आपको, N1 की वैल्यू आपको 5 मिले, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है भाई वो कौन से रीजन से लाई कर रहा है, पी फंड रीजन से, यानी कि इंफ्रारेड रीजन से वो लाई कर रहा है। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 6 7 8 9, इस तरह से वैल्यू ये चलती जाएंगी। तो इस तरह से हमारा ये स्पेक्ट्रम तैयार होता है स्टूडेंट्स। और ये क्या होता है भाई, अब ये तो था हमारा क्या, यानी कि जो इक्वेशन 1 थी हमारी, इसको हम बोलते थे रीडबर्ग फॉर्मूला। यानी कि जो ये हमारे पास आया है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा रीडबर्ग फॉर्मूला कह सकते हैं, या फिर आप इसको बोलेंगे क्या, रीडबर्ग इक्वेशन, या तो आप इक्वेशन का नाम दे सकते हैं इसको, या रीडबर्ग फॉर्मूले का। अब जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये किसके केस के लिए है, ये स्पेशल सिर्फ हाइड्रोजन के केस के लिए है। लेकिन यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक चेंज करना है हमने, हम वहां पर सिर्फ Z की वैल्यू का स्केयर रख देते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, यानी कि ये फॉर्मूला क्या था, स्पेशल केस था किसका, जो हमारा अब फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, उसके अंदर हमने Z की वैल्यू 1 पुट कर दी थी, जिसके कारण हमारा आंसर ये आ गया था। तो न्यू बार का फॉर्मूला मेरा क्या था स्टूडेंट्स, देखिएंगे आप ध्यान से, तो ये आएगा न्यू बार इनटू में R, N1 का स्केयर माइनस N2 का स्केयर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आता है साथ में Z का स्केयर। यानी कि जो हमारी एक्चुअल रीडबर्ग फॉर्मूला था वो हमारा ये था। अब इसके अंदर जो Z आ गया, Z को आपको पता होगा, पहले तो मैं न्यू के बारे में बता देता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होगा यदि पहली बार देखते। तो ये है हमारा वेव नंबर स्टूडेंट्स। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 में लैम्डा का। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूँ किसकी, R की। R को आपको पता ही लग गया होगा, ये रीडबर्ग फॉर्मूला है, रीडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अभी हमने याद करी थी 109 677 सेंटीमीटर का इनवर्स। फिर हमने क्या किया, N1 हमारे लेवल हो गए, एनर्जी के लेवल हो गए, ये अलग अलग लेवल्स तो हो गए हमारे। और Z क्या है हमारा, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। अब जो ये था, ये इक्वेशन क्या थी, यानी कि जो हमने पिछला फॉर्मूले को, वो स्पेशल केस था। क्यों, जो अब आपको पता है, और ये आप लोगों को याद रखना, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है ये। कहीं आप मल्टी इलेक्ट्रॉन के अंदर ये यूज करने लग जाएं, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ उस केस के अंदर लगेगा जिसके अंदर विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, उसके केस के अंदर ये हमारा क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स। उसके अलावा ये किसी केस के अंदर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना भी, अब उसके केस के अंदर हमने उसको पार्टिकुलर केस कैसे बना दिया था। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, Z की वैल्यू 1 रख देता हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा था फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको बताया जो Z की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो जब आपने 1 का स्केयर किया था यहाँ पर, तो जैसे ही आप लोगों ने 1 का स्केयर किया था, तो न्यू बार की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे लिए, यानी कि Z का स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ यही फॉर्मूला बचेगा जो हमारे पास पहले था। यानी कि ये स्पेशल केस हो गया था, यानी ये वाला फॉर्मूला हमारा सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, और ये वाला फॉर्मूला हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है।
अब क्या था अभी स्टूडेंट, जैसे एक्सप्रेशन बाल्मर फॉर्मूला रहा, यदि आप वैल्यू क्या कर देते हो n की n2 की n1 की वैल्यू क्या कर देते हो 1 रख देते हो, तो ये लाइमन फॉर्मूला बन जाएगा, लाइमन रीडबर्ग फॉर्मूला। 2 कर दोगे तो बाल्मर इक्वेशन या बाल्मर रीडबर्ग फॉर्मूला बन जाएगा। 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही करके वैल्यू हमारी चेंज होती जाएगी, यानी पास्ट करेक्ट पी फंड इस तरह से होती जाएगी। और आप लोगों को याद रखना है भी जो लाइमन था वो हमारा अल्ट्रावायलेट के अंदर था, बाल्मर हमारा विजिबल के अंदर था, और बाकी जो हमारे 3 थे वो किसके अंदर थे, इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई कर रहे थे स्टूडेंट। तो ये था हमारा। अब उसकी बात करते हैं हम, लिमिटिंग लाइन बता रखा है बच्चों क्या होता है। लिमिटिंग लाइन क्या होगी, ऑफ एनी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विद द लाइन N2 रीडबर्ग फॉर्मूला एट इन्फिनिटी। यानी कि एक लिमिटिंग लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, जब हम बात करें किसकी, लिमिटिंग लाइन की। अब ये लिमिटिंग लाइन क्या होती है, लिमिटिंग लाइन हमें वो लाइन मिलती है जब हम क्या करते हैं n2 की वैल्यू क्या करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे। 1 अपॉन में इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाने के बाद यानी कि n1 हमारे पास ये दोनों चीज़ें भी खत्म हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये बचता है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइन स्टूडेंट्स। यानी कि रीडबर्ग फॉर्मूला इज एट इन्फिनिटी, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं उसकी क्या उतार देता हूँ, यानी कि इक्वेशन उतारते हैं उसकी और उसको फिर समझते हैं। यानी कि इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के भाई स्टूडेंट्स पहली बात तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है, उसके लिए आपको 3 तरीके आने चाहिए। एक सवाल को अलग अलग तरीके से करने के अलग अलग ढंग होते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों ने देखनी है, आप किस तरह से उसको करना चाहते हैं। पहले तो मैं लिख देता हूँ, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी कि उसने क्या है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से है हमारा, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। व्हाट इज दी, क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछे हैं स्टूडेंट्स। ऑफ ए फोटोन एमिटिंग of a photon emitted during transition from, emitted आएगा यहाँ पर, emitted during transition, यानी कि बहुत ज़्यादा आसान मिलेगा। जैसे ही आप देखोगे तो आप इसको देख के समझ जाएंगे। ट्रांजिशन यानी ट्रांजिशन हो रही है हमारी कहाँ, कौन कौन से लेवल से, फ्रॉम 5 स्टेट टू, फ्रॉम स्टेट कौन सी हमारी N5 से कहाँ तक हो रही है स्टूडेंट्स, स्टेट टू N2 स्टेट तक। यानी कि ट्रांजिशन हमारी 2 से लेकर कहाँ तक आ रही है स्टूडेंट्स, 2 तक आ रही है, 5 से लेकर। स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, ये बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपको वेवलेंथ और क्या निकालनी है, लैम्डा निकालनी है। साथ में इसके साथ दे रखा है, इन विच रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ विल द रेडिएशन लाई, क्या पूछा है, इन विच रीजन द स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज, कौन से रीजन के अंदर लाई करेगा, ये चीज है। वैसे तो आपको रीजन तो आप लोगों को कहाँ से देख के समझ जाना चाहिए, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके लिए हम बात करेंगे। तो ये वैल्यू अब आप लोगों के दिमाग में आएगा भी हम सबसे छोटी वैल्यू को N1 क्यों लें। भाई आप चलो मैं मानता हूँ, आप मान लेते हैं N1 को आपने 5 लिया, मैं कहता हूँ भी N1 की वैल्यू हम 2 लेंगे, N2 की 5 लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई आप लोगों में से बोलने लग जाए भी मैं तो N2 की वैल्यू क्या लूँगा, 5 लूँगा, फिर N आपका क्या होना चाहिए भाई, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या होगा, जो हम N2 की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 5 लेंगे, और N1 की वैल्यू 2 लेंगे। तो 2 वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती थी, ये आप लोगों को दिमाग के अंदर आ ही गया होगा भी N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट किसके अंदर होती थी, ये हमारी बाल्मर रीजन के अंदर स्टार्ट होती थी। और बाल्मर रीजन किसके अंदर आता था, विजिबल रीजन के अंदर आता था, तो आपको आसानी से पता होगी। लेकिन आप वेवलेंथ देख के भी आप पता लगाएंगे भी विजिबल रीजन, क्योंकि हमने पढ़े थे 400 से लेकर 780 तक हमारा क्या होता था, विजिबल रीजन है। यदि वेवलेंथ उसके अंदर आती है तो आप क्या कहेंगे, हाँ भाई हमारा ये रीजन के अंदर ये लाई कर रही है। तो इक्वेशन के अंदर सबसे पहले बच्चों दे क्या रखा है, ये चीज हमें पता करनी है और निकालना क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं यही लिख देता हूं जो मुझे गिवन है। मुझे गिवन क्या है, एक तो N1 की वैल्यू गिवन है,
N1 कितना है हमारा 2 है और N2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 5 है। ये चीज़ पता है। और क्या पता है आपको रीड वर्क फॉर्मूला का, यानी कि जो रीड वर्क कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पता है। उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 109,677, यानी 109 और 677 इंटू सेंटीमीटर का इनवर्स। अब बात आएगी किसकी, आप लोगों को वेवलेंथ निकालनी है। अभी वेवलेंथ मेरे पास फॉर्मूला तो किसका है, इसका है, और मुझे निकालनी क्या है वेवलेंथ है। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं वेव नंबर ही निकाल देता हूँ। क्या फॉर्मूला था, R इंटू में N1 का स्केयर माइनस N2 का स्केयर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर धीरे धीरे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। 19677, यानी कि कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। 2 का स्केयर माइनस 1/5 का स्केयर। जब आप इसको भी सोल्व करेंगे तो 109,677 और इसकी 77, ये 1/4 और ये 1/25। LCM लेंगे, सब कुछ लेंगे आप लोग। यहाँ पर सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो न्यू बार की वैल्यू आती है मेरी, वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, तो 3032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। इतना काम आपका हो चुका है। आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपके पास आ गया न्यू बार। अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता के हटे थे भी, हमारा एक फॉर्मूला था न्यू बार, क्या था, वेव नंबर हमारा रेसिप्रोकल होता है 1 में लैम्डा के। तो ये चीज़ आप लोगों को याद है, तो आप लोग आसानी से क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 में वेव नंबर हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे 1 में 2303.2 सेंटीमीटर, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का मीटर बन जाएगा, क्योंकि इनवर्स की अंदर वैल्यू थी तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं सेंटीमीटर के अंदर, तो ये आपको कितना मिलेगा, 434 गुणा में 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू मिलेगी। अब लेकिन आपको तो कहाँ पर लेके जानी है, इसको नैनोमीटर के अंदर लेके जाना है। तो जब मैं सेंटीमीटर के मीटर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना होगा, कितने होते हैं, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो होते हैं हमारे 10⁻⁻²। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पावर इसके अंदर माइनस हो जाएगी, तो ये मीटर के अंदर आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू थी, अब आपको पता है 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, 10⁹ मीटर के बराबर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NM लिख सकता हूँ। तो क्या आ गया 434 NM नैनोमीटर। अब आप लोग यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आ रही है, मैंने कहा था भी 400 से लेकर 780 तक हमारा कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन है। तो वहाँ पर आपको क्या पता लगेगा, अभी विजिबल रीजन के अंदर है। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा था बच्चों, हमसे पूछा था भी क्या, हमसे पूछा गया था न्यू, यानी न्यू का मतलब वेव लेंथ। अब जो हमारे पास वेव लेंथ आ गई है, लेकिन ये क्या है, वेव फ्रीक्वेंसी पूछी है स्टूडेंट्स। न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर्मूला क्या होगा C/, में लैम्डा। और इसका जो ये रिलेशन आया था, ये रिलेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 3 इंटू में 10⁻⁻, कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। फिर जो इसकी नीचे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 434 10⁻⁻9 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल स्टूडेंट्स, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। यानी पूरा कैलकुलेट करने के बाद डिवीजन के बाद क्या आएगा 6.9 इंटू में 10⁻15 सेकेंड का इन्वर्स। और सेकेंड का इन्वर्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं, यानी कि 6.91 आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, ये वेवलेंथ आ गई। अब मैंने बताया था भी जो आप वेवलेंथ को चेक करेंगे तो ये वेवलेंथ आपको कौन से रीजन के अंदर मिलेगी, विजिबल रीजन के अंदर मिलेगी। वैसे तो आप ऊपर देख के ही समझ गए थे भी कौन से रीजन की है, विजिबल रीजन की है, लेकिन फिर भी आपको यानी कि वेवलेंथ को देखकर आप क्या बता सकते हैं भी ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करेगी। और विजिबल रीजन के अंदर स्पेक्ट्रम कौन शो कर रहा था, वो शो कर रहा था हमारा कौन, बाल्मर। तो हमने अब न्यूमेरिकल किया, वो किसके ऊपर था, बाल्मर साइंटिस्ट के ऊपर था, जिसे हमने रेडियस कांस्टेंट के अंदर वैल्यू के साथ उसको कैलकुलेट किया। तो काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, एक और करवा देता हूं मैं, उसके बाद इसको लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए भाई स्टूडेंट्स, तो हमने यही बताया था भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोगों को सिर्फ ये देखना है इसके अंदर दिया क्या है, और उसके बाद हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स यदि हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और ऊपर से आप लोगों को नोटिफिकेशन भी शो हो रहे होंगे भाई, जो आई बटन है आप उसको प्रेस करके देखिए तो आपको जो आपकी प्रीवियस वीडियोस की प्लेलिस्ट है वहाँ पर दिखाई देगी, साथ में +2 क्लास की दिखाई देगी। तो वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई आपका भाई बहन +2 क्लास में तो वो हमारे जाके लेक्चर देख सकता है, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो भाई उसके बाद हम 9th और 10th क्लास की भी बता रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट, और लास्ट क्वेश्चन होगा कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन आपने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द पैटर्न इन द स्पेक्ट्रम ऑफ, ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ, ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ किसका, लिथियम 2 पॉजिटिव, यानी कि हम बात करें हाइड्रोजन लाइक एटम और वो क्या है, लिथियम है भाई। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, आयन व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस, व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस, ट्रांजिशन टेक प्लेस, ट्रांजिशन टेक प्लेस कहाँ पे ट्रांजिशन टेक प्लेस हो रही है भी स्टूडेंट्स, बिटवीन 2 लेवल्स वूज सम, बिटवीन वूज लेवल, बिटवीन वूज लेवल्स, वूज लेवल्स उनका लेवल क्या है स्टूडेंट्स, लेवल वूज सम, यानी कि लेवल वूज सम कितना है, 4 है बच्चों, वूज सम इज 4 एंड डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस की बना में कितना भाई 2 एंड इजली डिफरेंस कितना, इज डिफरेंस 2। अब ये है अभी क्वेश्चन, बट ये भी क्या कहता है, कैलकुलेट करनी है अपने स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ, और उन्होंने क्या बोल दिया भाई, उन्होंने लिथियम लाइक एटम दे रखा है जिसकी ट्रांजिशन हो रही है, जिसका सम हमारा क्या था 2 से, यानी कि सम हमारा 4 और कितना है 4 और डिफरेंस उनके बीच का 2 है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं भी इसके अंदर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो आप लोगों को अब इसके अंदर गिवन क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, यही चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम बात करें भी 2 लेवल है हमारे पास, 2 ही लेवल होते थे, कौन कौन से लेवल है स्टूडेंट्स, एक N1 और एक N2। तो मैं लिख लेता हूँ भी 2 लेवल N1 और N2, आप लोगों को नहीं पता लेकिन हमें भी नहीं पता कौन सा है, तो उसकी वैल्यू सम तो उनका 4 है, लेकिन N2 माइनस N1 आएगा, इसका डिफरेंस कितना है 2 है। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप क्या कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, N2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगा 2 प्लस में N1 होगा, तो इसकी वैल्यू मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 और ये 3 होगी। तो यूज़ 3 in 1, यूज़ 3 in 1। इक्वेशन 2 को आपने किसके अंदर यूज किया, इसके अंदर यूज किया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 तो ये था हमारा 2 प्लस में N1 और बराबर 4 आ गया, तो ये 2 परली तरफ जाके 2N, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 घट जाएगा, तो N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप N की वैल्यू 1 रखेंगे तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। तो बच्चों ये काम तो था आपका कहाँ तक का, ये काम था आपका 10th क्लास तक का, जो ये इक्वेशन सोल्व करवाई है। हमने क्या कर दिया, इसको N2 की वैल्यू निकाल दी, उस N2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमें N1 की वैल्यू 2 मिली, N1 की वैल्यू 1 मिली, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, वो हो रही है हमारी 1 से कहाँ पर N2 की वैल्यू 3 तक। तो जो कम वैल्यू है इसका मतलब ये कहाँ से लाई कर रहा है, लाइमन सीरीज से लाई कर रहा है ये न्यूमेरिकल। उसके बाद यहाँ पर भाई अब हाइड्रोजन नहीं है, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उसका जो फॉर्मूला था वो भी क्या होगा हमारा 1 में क्या आ जाएगा, R इंटू में N1 का स्केयर माइनस N2 का स्केयर, और बाय में इंटू में क्या हो जाएगा, Z का स्केयर होगा। अब जो इसकी वैल्यू रखोगे वो 19677 इंटू में 1/1 का स्केयर, 1/3 का स्केयर, y में ये कितना हो जाएगा, Z लिथियम का कितना होता है 3 होता है स्टूडेंट्स,
तो आप वैल्यू कितनी रखेंगे उसकी 3 पुट करेंगे। 3 पुट करने के बाद जैसे ही आप कैलकुलेशन यानी कि 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, ये यहाँ पर क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 109,677 और ये क्या हो जाएगा 1/1 और ये 1/9 और ये 9 आ जाएगा। इन्हीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को मिलता है कितना, ये मिलेगा 1.14 इंटू नहीं, ये मिलेगा आपको यानी कि इसकी जब कैलकुलेशन करोगे उन्होंने सीधी क्या कर दी भाई, अब इसके अंदर से न्यू की जो भी आपको मिली इसको सोल्व किया उन्होंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 109,667, तो ये इसका 9 LCM आएगा 9 - 1 और इंटू में 9, तो इस 9 से 9 कट जाएगा, तो 9 में से 1 गया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि 109,667 इंटू में 8 ये आ गया। अब इसका हमने क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, यानी लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा हमारे हो जाएगा 1 में न्यू, तो ये क्या न्यू बार, तो ये कितना यानी कि वेव नंबर हमारा डिवीजन के अंदर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/109677 इंटू में 8। जब इस सारे की कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो वो कैलकुलेशन आप लोगों को कितनी मिलती है, वो हमें मिलेगी 1.14 इंटू में 10 रेज़ पावर कितना होगी हमारी 6 सेंटीमीटर का इन्वर्स, तो ये इन्वर्स नहीं सेंटीमीटर में ही मिलेगी, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैम्डा की वैल्यू आप लोगों को क्या मिली 1.14 इंटू में 10 रेज़ पावर 6 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान था, कोई ज़्यादा इतनी डिफिकल्टी है नहीं थी। इसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, भाई वेवलेंथ निकालनी थी स्पेक्ट्रल लाइन की, उसके अंदर जो लिथियम लाइक यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम दे रखा था लिथियम 2 पॉजिटिव, तो इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए था भी सम क्या दे रखा है 4 दे रखा है, डिफरेंस 2 दे रखा है, तो मैंने क्या लिख दिया 4 और उनका डिफरेंस 2 लिख दिया। n1 n2 की वैल्यू कैलकुलेट करी, 2 1 और 3 मिल गई। z की वैल्यू आपको पता है 4 लिथियम कितनी होती है, लिथियम कुछ भी हो लेकिन उसका z तो हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, उसका z तो हमेशा 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा क्या मिल गया, पहले तो हमें ये क्या मिला है, ये वेव नंबर मिला। वेव नंबर मिलने के बाद हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करी, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिला 1.14 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा बोरो एटम से रिलेटेड होगा, तो काफ़ी आसान टॉपिक था स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो कमेंट करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लाइक से भी हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। और बच्चों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। बच्चों ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।